आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी को हम डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले जो हमने कल चीज़ें देखी थी एक दफ़ा उनको गो थ्रू कर लेते हैं। कल हमने देखा था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का क्या अफेक्ट पड़ता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में हमने ये कहा था कि ये तीनों चीज़ों को इंक्रीज करता है, यानी कि आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक और ड्रोमोट्रोपिक। ये हमारी तीनों ही चीज़ों को इंक्रीज करता है, यानी कि हार्ट का रेट भी इंक्रीज होगा, हार्ट की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी इंक्रीज होगी और जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक के मामले में हमने ये कहा था कि ये क्योंकि हमारे पास पोटेशियम आयंस की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है एसिटाइलकोलिन को रिलीज करके, इसलिए हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जब आती है तो हमारा हार्ट जो है वो स्लो हो जाता है। और इसका मेन इफेक्ट जो है हमारे पास कहाँ आता है, हमारे नोड्स पर। अगर आप यहाँ देखें भी एक दफ़ा दोबारा कि हमारे पास अगर नॉर्मल राइट एट्रिया का प्रेशर जो है वो 0 मिलीमीटर के आसपास है, तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के वक्त हमारी जो कार्डिक आउटपुट होता है वो तकरीबन 3 लीटर 2.5 लीटर इसके करीब होता है। जबकि अगर हम यही चीज़ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में देखें तो ये तकरीबन 5 लीटर से भी बड़ा होता है। और अगर मैक्सिमम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाए तो इसी 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के लेवल पर आप 20 लीटर्स पर मिनट भी अपने हार्ट से पंप कर सकते हैं। ये चीज़ें थी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के मुतालिक। और उसके बाद हमने देखे थे मुख्तलिफ आयंस के मुतालिक। सबसे पहले जब हमने बात की थी पोटेशियम आयन की, तो पोटेशियम के मुतालिक हमने ये कहा था अगर तो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया तो इससे क्या होगा, आपका जो सेल है वो एक ऐसे फेज में फंस जाएगा जहां पर उससे रीपोलराइज नहीं हो पाएगा। वो आपका जो सेल है वो वापस रिपोलराइजेशन की तरफ बहुत मुश्किल से आएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम बहुत ज़्यादा है। जब पहले ही बहुत ज़्यादा है तो सेल के अंदर से कम जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा और आप बड़ी मुश्किल से अपने ये रिपोलराइजेशन कर्व को अचीव कर पाएंगे। हाइपरकैलेमिया के केस में हमने कहा था कि हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्टाइल फेज में स्टक कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्ट्रैक्शन आराम से हो गई लेकिन रिलैक्सेशन उससे नहीं हो पा रही, इसलिए वो एक कॉन्ट्रैक्शन फेज में स्टक कर जाएगा। और प्लेटो फेज भी जो है वो हाइपरकैलेमिया के केस में इंक्रीज कर जाता है। इसी का रिवर्स हमने देखा था हाइपोकैलेमिया में। उसमें क्या हुआ था, अब क्योंकि आपके सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा है और सेल के बाहर जो है पोटेशियम कम है, ग्रेडियंट पहले से भी बढ़ चुका है, तो अब आपका जो रिपोलराइजेशन की जो कर्व है ये आपको रैपिडली मिलेगी और आपका सेल इतना ज्यादा हाइपरपोलराइज हो जाएगा कि अगली जो वेव है वो अचीव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमने कहा था कि हाइपोकैलेमिया के केस में हमारा जो हार्ट है वो रिलैक्सेशन फेज में स्टक कर जाता है। उसकी वजह यही होती है कि आपने एक दफा मसल को रिलैक्स कर लिया तो वो इतना ज्यादा नेगेटिवली उसके अंदर पोटेंशियल जनरेट हो गया है कि दोबारा से लीकी चैनल्स को उसको थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने में बहुत मसला हो रहा है। और क्योंकि हमारे पास आम तौर पे -55 से हमारे पास होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -55 के करीब, अब वो -55 की बजाय भी ज्यादा नीचे आ गया है, -80 के करीब तकरीबन आ गया है। और यहाँ से फिर लीकी चैनल्स के लिए दोबारा उसको थ्रेशोल्ड यानी -40 तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए हम कहते हैं कि हाइपोकैलेमिया के केस में जहां पर हम स्टक किए हैं वो कौन सी फेज है, वो है रिलैक्सेशन फेज। और इसमें जो आपका प्लेटू है, अगर आप कार्डिक फाइबर की बात करें तो जो प्लेटू का जो लेवल होगा, जो टाइम इंटरवल प्लेटू के लिए होना था वो भी कम हो जाएगा। अगर आगे हम बात करें कैल्शियम की, तो जब कैल्शियम आपके पास सेल में ज्यादा होगा, सॉरी एक्स्ट्रा सेलुलरली ज्यादा होगा, तो क्या होगा कि आपके सेल के अंदर रैपिड इन्फ्लक्स हो रहा होगा कैल्शियम का। कैल्शियम जल्दी अंदर आएगा, आप जो है अपने एक्शन पोटेंशियल को जल्दी अचीव कर पाएंगे। और अगर यहाँ पे हमारे पास प्लेटू को देखा जाए तो जो कार्डिक फाइबर है उसमें प्लेटू हाइपर कैल्सीमिया के केस में ज्यादा
इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है प्लेटो किस वजह से डेवलप होता है, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। कैल्शियम का आयन अंदर आता है, पोटेशियम का आयन बाहर जाता है। जब कैल्शियम के आयन बाहर ज्यादा पड़े हैं तो वो ज्यादा देर तक अंदर आने की और ज्यादा तादाद में अंदर आने की कैपेसिटी रखते हैं, और इस वजह से जो प्लेटो का फेज है वो कार्डिक फाइबर में हमारे पास वो बढ़ जाता है। तो हाइपरकैल्सीमिया के केस में आपके पास क्या होता है, हाइपरकैल्सीमिया में हमारे पास हार्ट जो है वो स्पेस्टिक और स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाता है, क्योंकि ईसीएफ में हमारे पास एक्सेस कैल्शियम है। अगर इसी को मैं रिवर्स कर दूं कि हाइपरकैल्सीमिया नहीं, हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया है, तो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आयन से क्या होगा, जब आपके पास -40 का थ्रेशोल्ड अचीव हो भी जाएगा, अगर हम इस डायग्राम में देखें कि आपके पास -40 का थ्रेशोल्ड अचीव हो गया, लीकी चैनल्स ने कर दिया अचीव, लेकिन अब क्या है, आपके पास बाहर इतना कैल्शियम है ही नहीं, तो आप बड़ी मुश्किल से अपने इस कर्व को अचीव करेंगे। तो आपका पेस मेकर ऑब्वियसली स्लो डाउन हो जाएगा। और इसके साथ अगर हम देखें हमारा जो कार्डिक फाइबर होगा उसमें जो प्लेटो फेज है वो भी, उसकी कर्व भी स्मॉल हो जाएगी। हाइपरकैल्सीमिया में हमने कहा था कि हमारे पास प्लेटो फेज इंक्रीज होता है, जबकि हाइपोकैल्सीमिया के केस में प्लेटो फेज जो है हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया के केस की। हाइपोकैल्सीमिया में क्या होगा, आपका कार्डिक मसल फ्लेसिडिटी की तरफ जाएगा, उसमें वीकनेस हो जाएगी। और अगर हम एक और आयन के डिस्कस करें जो हमने कल नहीं किया था, वो था सोडियम आयन। सोडियम आयन का क्या काम होता है, आपको पता है पेस मेकर में तो उसने लीकी चैनल वाला काम ही करना है। पेस मेकर में उसका कोई खास यहाँ पर रोल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लाइगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं हमारे पास, ना के फास्ट सोडियम चैनल्स। तो अगर लीकी चैनल में तो सोडियम का काम है ना, तो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में जो सोडियम है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो हम इस थ्रेशोल्ड को जल्दी अचीव कर पाएंगे। जब थ्रेशोल्ड जल्दी अचीव होगा तो हमारे जो रेट है एसए नोड की फायरिंग का वो बढ़ जाएगा। तो आपने ये याद रखना है कि जो सोडियम का ताल्लुक है वो ज्यादातर हमारे रेट के साथ है। और इसी तरह अगर मैं कार्डिक फाइबर की बात करूं, आपको याद होगा कार्डिक फाइबर में अगर मैं उसकी यूं डायग्राम बनाऊं, तो कार्डिक फाइबर में हमारे पास जो है फास्ट सोडियम चैनल्स हुआ करते थे इस फेज में, डिपोलराइजेशन फेज में, जिसकी वजह से हम अपना एक्शन पोटेंशियल अचीव किया करते थे। अगर कार्डिक फाइबर की बात करूं तो उसमें भी एक्स्ट्रा सेलुलरली सोडियम का ज़्यादा होना हमारे लिए इस लिहाज से बेनिफिशियल है कि हमारे पास जो ऐसे नोड से इम्पल्स आई है वो बहुत रैपिडली जो है अपने एक्शन पोटेंशियल को अचीव कर पाएगी। लेकिन ये चीज़ आपको पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। तो हम इतने ज़्यादा जल्दी भी अपने हार्ट को नहीं जो है वो धड़काना चाहते। हम चाहते हैं कि नॉर्मल जो हमारी बीट है, नॉर्मल जो पेस है वो मेंटेन रहे। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि उनके खाने में अगर थोड़ा सा भी नमक बढ़ जाए, तो जैसे ही नमक उनके खाने में बढ़ जाता है तो वो फील करते हैं कि भाई हमारे भाई दिल जो है ना वो तेज तेज धड़क रहा है। वो क्यों होता है कि हाइपरनेट्रीमिया के केस में अगर किसी बंदे की मतलब जो रेगुलेशन जो हमारे अंदर होती है अल्लाह ताला की तरफ से कि कैसे एक आइन को उसके लिमिट्स में मेंटेन रखना है, अगर ये चीज़ पुअर हो जाए तो थोड़ा सा इंक्रीज भी अगर आप अपनी डाइट में लाते हैं, थोड़ा सा चेंज भी, तो उसके रैपिड चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं कि वो लोग जिनके खाने में नमक तेज हो जाए फिर उनको फौरन टैकिकार्डिया जो है महसूस होने लगता है। टैकिकार्डिया हमने क्या कहा था, टैकिकार्डिया हम तब कहते हैं जब हमारी नॉर्मल हार्ट बीट जो है वो 100 बीट से तजावुज कर जाए हर 1 मिनट के लिए। हाइपरनेट्रीमिया के हमारे पास कॉजेस क्या क्या हो सकती हैं, या तो आपके जो किडनी ने सोडियम को एक्सक्रीट करवाना था नॉर्मली वो नहीं कर पा रही, कोई किडनी का मसला आ रहा है और सोडियम रिटेंशन हो रही है। या फिर ये हो रहा है कि आप जो है अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा NaCl, जैसे बाज़ लोगों को आदत होती है कि हर चीज़ के ऊपर ही नमक डालकर खाना, तो इस वजह से भी जो है ये हो सकती है। और अल्टीमेटली ये आपको कहाँ पर लेके जाएगी, टैकिकार्डिया की तरफ। और अगर हम इसी के ऑपोजिट की बात करें कि आपके पास हाइपर नहीं बल्कि आप हाइपोनेट्रीमिया का शिकार हैं, सोडियम की कंसंट्रेशन आपके पास कम है, तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं।
या तो बहुत ज़्यादा आपने मतलब अपने ब्लड वॉल्यूम को डाइल्यूट कर दिया है किसी वजह से, कि जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन नहीं रह पा रही, या फिर उसकी एक्सेसिव एक्सक्रीशन हो गई है किसी वजह से, या फिर आप ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें नमक जो है वो नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना है ही नहीं, या फिर इतनी ज्यादा स्वेटिंग हो गई है कि क्योंकि आपको पता है जो हमारी स्वेट जो होता है उसमें आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सॉल्टी हमारा होता है स्वेट। तो अगर बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी हो जाए तो भी बहुत ज्यादा NaCl का लॉस हो जाता है, और सोडियम भी हमारे पास उस वजह से लॉस हो जाता है। सोडियम के लॉस की वजह से फिर क्या होता है कि क्योंकि इन लीकी चैनल्स में सोडियम ही कम है, कम गुजरेगा तो हम अपने थ्रेशोल्ड को मुश्किल से अचीव कर पाएंगे, और हमारा फायरिंग रेट जो है ऐसे नोड का वो कम हो जाएगा। इसी तरह अगर कार्डिक मसल की बात करें तो उसमें भी एक्शन पोटेंशियल जो है वो मुश्किल से अचीव होगा। तो हम क्या बात करेंगे कि हाइपोनेट्रीमिया में जो हमारे पास रेट है वो कम हो जाएगा, और हाइपरनेट्रीमिया में जो हमारा रेट है वो बहुत बढ़ जाता है। हाइपरनेट्रीमिया किस चीज के साथ था? टैकीकार्डिया के साथ। कैसे प्रेजेंट करता है कि इंसान को टैकीकार्डिया हो जाएगा। लेकिन हाइपोनेट्रीमिया कैसे प्रेजेंट करेगा कि वो शख्स जब आपके पास आएगा वो ब्रेडिकार्डिया का शिकार होगा, यानी कि उसकी हार्ट बीट जो है वो 60 बीट्स पर मिनट से भी कम होगी। तो ये सारी चीजें थी आयनिक एबनॉर्मेलिटीज के रिलेटेड। आज हम शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक बात आप याद रखें कि ईसीजी, अकेली ईसीजी को समझने के लिए ही महीनों के कोर्स करवाए जाते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही लेक्चर में ईसीजी की हर हर बात को समझ लें। हम जस्ट उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, या हमारा जिन पर कॉन्सेप्ट जो है अच्छा होना चाहिए, हम उन चीज़ों पर फोकस करेंगे। और कोशिश करेंगे काफ़ी चीज़ें आज डिस्कस कर लें, और जो रह जाएंगी वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक प्योरली इलेक्ट्रिकल इवेंट है, कि हमारे जो मसल्स हैं, जो कार्डिक हमारे जो फाइबर्स हैं, जब इनमें जब आयंस का फ्लो होता है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल जो जनरेट होता है, हमारे इलेक्ट्रोड्स उसको मैयर कर लेते हैं और ग्राफ की सूरत में प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी कोई मैकेनिकल इवेंट नहीं है बल्कि एक इलेक्ट्रिकल इवेंट है। लेकिन इस इलेक्ट्रिकल इवेंट की वजह से हम ये जज कर सकते हैं कि आया कि हमारे मैकेनिकल इवेंट्स जो होने थे वो सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जिस दिन हमने कार्डिक साइकिल को डिस्कस किया था उस दिन भी हमने ये वेव देखी थी। आज इस वेव को दोबारा अच्छे से देखते हैं कि सबसे पहले ईसीजी में हमारे पास आती है पी वेव। पी वेव क्या शो करती है कि आपके ऐसे नोड ने फायर करके एट्रिया तक इम्पल्स पहुंचा दी है, एट्रिया ने रिसीव कर ली है और करीब है कि अब एट्रिया जो है डीपोलराइज हो गया है, और अब इसने अपनी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करनी है। पी वेव शो करती है हमारे पास एट्रियल डीपोलराइजेशन को। ये बात आपने याद रखनी है। पी वेव क्या शो करती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। फिर हमारे पास ये एक लार्जर कॉम्प्लेक्स आता है जिसको हम कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स हमें शो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, यानी कि वे जो इम्पल्स है वो वेंट्रिकल तक भी पहुंच चुकी है, वेंट्रिकल ने भी डीपोलराइज होना शुरू कर दिया है और करीब है कि अब ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दे। उसके बाद जो थर्ड वेव हमें इसमें देखने को मिलती है वो है टी वेव। टी वेव क्या होती है? टी वेव बच्चों होती है कि अब हमारा जो वेंट्रिकल है वो रीपोलराइजेशन की तरफ जा रहा है, यानी कि अब वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन हो रही है। ये तीन मेन वेव्स जो हैं हमने इसमें देखनी होती हैं। टी वेव के बाद एक हमारे पास थोड़ा सा गैप आता है और उसके बाद दोबारा नेक्स्ट जो है पी वेव हमें देखने को मिलती है। ये बात हम पिछले 2 दिन से पहले ही कर रहे हैं कि हमारे पास एट्रिया की डीपोलराइजेशन की वेव होती है, लेकिन एट्रिया की रीपोलराइजेशन की वेव इसलिए नहीं होती क्योंकि QRS कॉम्प्लेक्स उसी टाइम आता है जिस टाइम एट्रिया ने रीपोलराइज होना होता है। और क्योंकि एक बड़ी वेव हमारे पास आ जाती है तो हमारा इलेक्ट्रोड उसको कैप्चर कर लेता है और एक छोटी वेव जो है वो रह जाती है।
अगर यहाँ पर कोई वेव होती जो एट्रिया की रीपोलराइजेशन को भी शो करती, तो उसको हम कहते एट्रियल टी वेव। ये आपने याद रखना है। जैसे कि टी वेव है वेंट्रिकल की, नॉर्मली हमें वेंट्रिकल की शो होती है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एट्रिया की रीपोलराइजेशन वेव को आप नाम क्या देते, तो हम उसको नाम देंगे एट्रियल रीपोलराइजेशन वेव। उस वेव को हम कहते हैं एट्रियल टी वेव। अब यहाँ पर हम जो है देखेंगे कि किस वेव का कितना टाइम है हमारे पास। टाइम इंटरवल हमारे पास ईसीजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि इसी से ही हमें पता चलता है कि आया कि हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल सही पंप कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अच्छा, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें इंटरवल हैं कौन कौन से। तो एक है हमारे पास पी इंटरवल, पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल ये होता है कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पी वेव टिल द स्टार्ट ऑफ दिस क्यू वेव, इसको हम कहते हैं पी आर इंटरवल। एक्चुअली इसको कहना तो पी क्यू इंटरवल चाहिए, लेकिन हम इसको कहते हैं पी आर इंटरवल हैं। वो इस वजह से क्योंकि बाज दफ़ा बाज लोगों की ईसीजी में ये क्यू का जो एक पोर्शन आता है छोटा सा, ये मिसिंग होता है। तो हम इसलिए आम तौर पे इसको कहते हैं पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल है। उसके बाद हमारे पास एक इंटरवल है क्यू टी इंटरवल। यहाँ से क्यू वेव के स्टार्ट होने से लेकर टिल द स्टार्ट ऑफ दिस टी वेव, हम इसको कहते हैं, सॉरी, टिल द एंड ऑफ दिस टी वेव, इसको हम कहते हैं क्यू टी इंटरवल। जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है कि क्यू वेव के स्टार्ट से लेकर टी वेव के एंड होने तक ये जो सारा इंटरवल है, इसको हम कहते हैं क्यू टी इंटरवल। ये दो इंटरवल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें इस ईसीजी में कुछ ना कुछ सेगमेंट्स भी होते हैं, हम उन सेगमेंट्स को भी देख लेते हैं। एक हमारे पास होता है एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट होता है फ्रॉम द एंड ऑफ द एस वेव टू द स्टार्ट ऑफ टी वेव। ये जो बीच का एक हमारे पास गैप आया है, इसको हम कहते हैं एस टी सेगमेंट। अच्छा, अब इंटरवल और सेगमेंट में फर्क क्या होता है। सेगमेंट होता है दो वेव्स के दरमियान जो आपको पोर्शन मिले, उसको हम कहते हैं सेगमेंट। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारे पास एस वेव थी, आगे शुरू हो रही थी हमारी टी वेव। तो इन दोनों के दरमियान का जो हमारे पास पोर्शन है, इसको हमने कह दिया एस टी सेगमेंट। और इंटरवल क्या होता है। इंटरवल होता है जिसमें आप वेव को भी इन्वॉल्व करें और सेगमेंट को भी इन्वॉल्व करें, तो हम उसको कह देते हैं इंटरवल। यानी कि इस पी आर इंटरवल में हमने ये देखा कि हमारे पास ये पी वेव भी थी, और फिर ये क्यू आर स्टार्ट होने से पहले का एक माइन्यूट सा सेगमेंट भी था। तो इन दोनों को कलेक्टिवली हमने कह दिया कि ये क्या होता है, पी आर इंटरवल होता है। उम्मीद है ये इंटरवल और सेगमेंट के दरमियान का डिफरेंस जो है आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि हर हर इंटरवल हमारे पास क्या शो करता है, उसका नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। कमिंग टुवर्ड्स द पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल बताएगा हमें एट्रियल डीपोलराइजेशन एंड कंडक्शन थ्रू द एवी नोड। यानी कि एट्रिया खुद तो डिपोलराइज हो भी गया, और जो हमारी वेव है वो हमारे एवी नोड तक भी पहुंच गई। ये क्या शो करती है हमारे पी आर इंटरवल। इसका एवरेज टाइम क्या होता है, तकरीबन 0.18 सेकंड। लेकिन इसकी रेंज अगर 0.12 से 0.2 सेकंड्स तक जाए, तो हम इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। एक ग्राफ में इनने 0.6 लिखा हुआ है, बाज बुक 0.6 लिखती हैं, 16 लिखती हैं, बाज 0.18 लिखती हैं। लेकिन हमारे लिए रेंज याद करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन ये थोड़ी बहुत वेरी करेंगी। 0.12 सेकंड से 0.2 सेकंड्स के दरमियान हमारा जो है पी आर इंटरवल होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो आता है, इसका इंटरवल कितना होना चाहिए। इसका इंटरवल हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो होना चाहिए 0.08 सेकंड से लेकर 0.1 सेकंड। और ये शो क्या करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन
और उसी वक्त हमारे पास हो रही होती है एट्रियल रीपोलराइजेशन। अगर अब हम बात करें क्यू टी इंटरवल की, तो क्यू टी इंटरवल शुरू होता है क्यू वेव के शुरू होने से लेकर टी वेव के एंड होने तक। इसका टाइम कितना होगा हमारे पास, तकरीबन 0.4 सेकेंड्स का इसका इंटरवल होता है। और इसकी जो रेंज है वो मतलब 0.43 सेकेंड्स तक भी अगर ये चली जाए तो भी हम इसको नॉर्मल ही कंसीडर करते हैं। बाज़ बुक्स वैसे इसको लिखते हैं 0.32 से 0.42। और इसमें हम शो क्या करते हैं, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, साथ ही साथ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। क्योंकि आपको पता है कि ये जो क्यू आर एस की वेव थी ये डीपोलराइजेशन की थी, और ये जो टी की थी ये रीपोलराइजेशन की थी। तो इन दोनों को जब हम कलेक्ट करेंगे तो ये पूरा टाइम आ जाएगा जिसमें हमारा वेंट्रिकल डीपोलराइज भी हो रहा है और रीपोलराइज भी हो रहा है। अगर एस टी इंटरवल की बात करें, यानी कि हम क्यू आर एस में से क्यू टी को माइनस कर दें, ये हमारे पास क्यू आर एस था, इसमें से हम क्यू टी को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास ये जो एस टी इंटरवल बचता है इसके जो टाइम है वो 0.32 सेकेंड्स होता है। और ये क्या शो करता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। यानी कि ये पूरी जो समझे हमारे पास टी वेव आ रही है इसका टाइम जो है ये हमारे पास शो करेगा। अच्छा, पी आर इंटरवल के मतलब वो क्या कह रहा है, बिगनिंग ऑफ द पी वेव से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, बिगनिंग ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब मैंने बजाय इसके कि ईसीजी मैयर कैसे करते हैं, आपको पहले ये बताना जरूरी समझा कि ईसीजी की वेव हमारे पास आती कैसे है, आई किस तरह से है, यानी कि कौन कौन सी वेव्स हैं पी क्यू आर एस और टी। जब आप ये चीज समझ लेंगे तो हम अब आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि हम इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, ये एक ओरिजिनल ईसीजी है जो कि आपको नजर आ रही होगी। अगर हम देखें तो जो ईसीजी हम रिकॉर्ड करते हैं ना बच्चों, इसमें हमारे पास 12 लीड्स होती हैं। हमारे पास होती हैं 3 लिम्ब लीड्स, जैसे कि आपको ये नजर आ रही है, लीड 1 का ग्राफ, लीड 2 का ग्राफ, लीड 3 का ग्राफ। 3 हमारे पास होती हैं लिम्ब लीड्स और 3 होती हैं हमारे पास ऑगमेंटेड लीड्स। ये आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कस करेंगे कि लिम्ब लीड्स क्या हैं, ऑगमेंटेड लीड्स क्या हैं। और बाकी की 6 हमारे पास होती हैं चेस्ट लीड्स। जो हमारे पास हैं ऑगमेंटेड लीड्स उसमें ये हैं AVR, AVL एंड AVF। ये 3 हमारे पास जो हैं हमारी ऑगमेंटेड लीड्स हैं। और जो बाकी की आपको नजर आ रही हैं V1, V2, V3, V4, V5 एंड 6, ये सारी हमारी होती हैं चेस्ट लीड्स। तो ये हमारा 12 लीड्स का एक सिस्टम होता है जिसके जरिए हम ईसीजी को रिकॉर्ड करते हैं। कौन कौन सी लीड्स हैं, 3 लिम्ब लीड्स, लीड 1, लीड 2, लीड 3, 3 ऑगमेंटेड लीड्स, AVR, AVL, AVF, और 6 चेस्ट लीड्स, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। और इसके बाद आप ये देख रहे होंगे कि हमारे पास एक एडिशनल ग्राफ है लीड 2 का। हमारा जो मेन फोकस है ना बच्चों आज का, वो इस ही लीड पर है कि हमने ईसीजी में क्या क्या देखना होता है। ईसीजी में हमने देखना होता है कि आया कि हमारी जो ईसीजी है वो रिदम में है, क्या हर जो नॉर्मल हार्ट बीट आ रही है वो एक खास टाइम के बाद ही आ रही है, या जब कोई जल्दी आ गई कोई देर से आ गई, कि हम उसका देखते हैं रिदम। दूसरी चीज जो हमने देखनी होती है वो होता है उसका रेट, के 1 मिनट में हमारे पास कितनी बीट्स आ रही हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हमने देखनी होती है वो पीआर इंटरवल होता है। चौथी चीज होती है हमारे पास हमारा क्यूटी इंटरवल। और लास्ट में जो हमने देखना होता है वो होता है शेप, के आया के जो हमारी ईसीजी बन रही है क्या इसकी शेप भी ठीक है या नहीं। अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊं कि इस पेज से आप कैसे मेजर कर सकते हैं कि आपका रेट क्या है और रिदम क्या है, तो आपने ये देखना है कि ये जो हमारा एक बॉक्स है ना बच्चों, ये होता है 0.0
2 सेकंड का। यानी कि ईसीजी का जो ग्राफ बनता है वो एक ऐसी स्पीड के साथ बनता है कि एक बॉक्स को क्रॉस करने में उसको लगते हैं 0.2 सेकंड। और अगर आप इस बॉक्स में देखें तो आपको फर्दर 5 स्मॉल लाइंस नजर आती हैं। यानी कि हर बॉक्स को उन्होंने फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर हम हर स्मॉल बॉक्स की बात करें तो उसको क्रॉस करने में हमें जो टाइम लगेगा वो होगा 0.04 सेकेंड। आपको ये बात समझ आई है? एक जो बॉक्स है हमारे पास, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं बच्चों, ये क्रॉस करने में जो ग्राफ को टाइम लगता है वो होता है 0.2 सेकेंड। तो यानी कि 1 सेकेंड में हमारी जो मशीन है वो कहाँ तक जाती है? 1 सेकेंड में वो ये 5 बॉक्सेस जो है वो क्रॉस करती है। ये उसकी एक स्टैंडर्डाइज स्पीड है जो इंटरनेशनली भी हर जगह एक्सेप्टेबल है। और इसी तरह हम ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं कि 1 सेकेंड में ईसीजी का जो पेपर है उसने इस स्पीड से गुजरना है कि 5 बॉक्सेस जो हैं हमारे पास कवर हो जाएं। अगर 1 सेकेंड में 5 बॉक्सेस कवर हो रहे हैं तो एक बॉक्स को कितना टाइम लगेगा? एक बॉक्स को टाइम लगेगा 0.2 सेकेंड। और अगर हर बॉक्स के अंदर फिर से आपके पास 5 स्मॉल बॉक्सेस हों तो हर स्मॉल बॉक्स को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 0.04 सेकेंड। अब हम आते हैं सबसे पहले इस चीज की जानिब कि आपने रिदम कैसे मैयर करना है। रिदम मैयर करने के लिए हम देखते हैं आर वेव को। ये आपको नजर आ रहा होगा आर पॉइंट। अच्छा, आपको मेरा पॉइंटर सही से नजर आ रहा है? एनीवन इन अ चैट बॉक्स? अच्छा, ठीक है। आपने सबसे पहले जो ईसीजी में देखना है, अगर आप लोगों के घर भी ईसीजी पड़ी है तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर के बाद आपको 3-4 चीजें ईसीजी में देखना तो लाजमी आ जाएंगी। सबसे पहले ये जो आपने आर वेव है ना बच्चों, इसको देखना है कि ये जो हर आर वेव है क्या ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आ रही है। यानी कि इन दो आर वेव्स के दरमियान देखें कितने बॉक्सेस का फासला है, 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा, ये तो इन दो के दरमियान का फासला हो गया। अगले में देखें, 1, 2, 3 एंड 4, +-1 स्मॉल बॉक्स हो सकता है, इसमें ऐसे परेशानी वाली कोई बात नहीं होती। नेक्स्ट वेव में देखें, 1, 2, 3, 2 स्मॉल बॉक्सेस इस तरफ हैं और 3 स्मॉल बॉक्सेस इस तरफ हैं। तो यानी कि ये भी 4 बॉक्सेस का ही डिफरेंस है। अगर आप देखें हर आर से दूसरे आर तक का जो डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 4 बॉक्सेस का है। तो इसका मतलब है आपकी ईसीजी जो है ये रिदम में है। आपकी ईसीजी कहाँ है? रिदम में है। यानी कि हर हार्ट बीट जो इस इंसान की आ रही है वो प्रॉपर टाइम पे आ रही है। अब अगर हमने देखना हो कि हमारे पास रिदम कैसे आ रहा है तो रिदम भी हम देख लेंगे। रिदम देखने के लिए आपने बच्चों कैलकुलेट करने हैं कि हमारे पास कितने बड़े बॉक्सेस आते हैं एक आर से दूसरे आर के दरमियान। अच्छा, अब हम अगर देखें इस लेवल पे 1, 2, 3 और 4, 4 बड़े बॉक्सेस आपके पास आ रहे हैं एक आर से लेकर दूसरे आर के दरमियान। अगर आपने रिदम फाइंड कर ली है तो इसका मतलब है आप कोई सी भी दो आर के दरमियान देखेंगे तो जो इंटरवल है वो तो सेम ही होगा। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मूला हमने क्या यूज करना है वो फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताता हूँ कि रेट आपने मैयर करना होता है कि 2 आर वेव्स के दरमियान जो भी आपके बॉक्स आते हैं उनको 300 से डिवाइड करना है। यानी कि अभी हमने देखा कि हमारे पास कितने बॉक्सेस थे? 4 बॉक्सेस थे। तो हम 300 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। जब हम 300 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 75 बीट्स का आ जाएगा। यानी कि आपका ये जो पर्सन जिसकी ईसीजी आपके पास है इसकी जो हार्ट बीट है वो 75 है।
तो ये आपको एक इंटरेस्टिंग चीज लगी है ना कि आज अगर आप किसी की ईसीजी जाकर देखेंगे तो आप कम से कम ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इसका हार्ट रेट कितना है। जब हम लोगों ने ये चीज़ नई नई सीखी थी तो बड़ा मज़ा आता था। और वार्ड वन में जो हमारा निश्चित में कार्डियो का वार्ड है वहाँ चले जाया करते थे और देखते थे कि भाई हर बंदे की जो है रेट और रिदम वो क्या आ रहा है। अच्छा। सो अगर तो आप बिग बॉक्सेस को करते हैं काउंट तो आप उसको डिवाइड करेंगे 300 के साथ। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको बिग बॉक्सेस प्रॉपर नहीं मिलते। आपको मिलते हैं स्मॉल बॉक्सेस। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ कि ये 3 बॉक्स तो आ गए कंप्लीट, लेकिन ये कुछ हिस्सा इस बॉक्स में भी है और कुछ हिस्सा इस बॉक्स में भी है। उस वक़्त हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि स्मॉल बॉक्सेस कितने हैं। तो 3 तो हमारे पास बड़े बॉक्स आ गए। 3 बड़े बॉक्सेस का मतलब है 15 स्मॉल बॉक्स। और 2 स्मॉल बॉक्स 3 स्मॉल बॉक्स इस तरफ हैं और 2 स्मॉल बॉक्स इस तरफ हैं। तो टोटल ये भी कितने हो गए? 5। तो 15 पहले थे, 5 अब हो गए, 20 हो गए। तो अगर आप स्मॉल बॉक्स के लिहाज से काउंटिंग करेंगे तो आप उसको डिवाइड कर देंगे बच्चों 1500 के साथ। 1500 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे 20 को तो आपके पास फिर से वही आंसर आएगा जो हमारे पास 300 को डिवाइड करने से आया था 4 के साथ। ठीक हो गया? तो अब आपको जो है रिदम और रेट का पता चल गया या शुड आई रिवाइज इट? जल्दी से बताएं कमेंट में। रेट और रिदम कैलकुलेट कर लेंगे अगर आपको आपको एक ईसीजी दी जाए तो। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर बच्चों एक ना मसला भी आता है। ये तो हमने उसमें कैलकुलेट कर लिया कि जिसका हमारे पास रिदम था, यानी कि हमारे पास सारे जो बॉक्सेस थे उनके दरमियान जो आर आर इंटरवल था वो तो था बराबर। तो इसलिए हमें यहाँ तो कोई मसला नहीं आया कि हमने बड़े आराम से हमने कहा जी हमारी ईसीजी जो है वो रिदमिक है। और जो है हमारा अगर रिदमिक ईसीजी है हो तो उसके लिए फॉर्मूला तो बड़ा आसान है कि 300 से डिवाइड कर दो 4 को। और अगर 300 से डिवाइड कर दो बड़े बॉक्सेस को और 1500 से डिवाइड कर दो स्मॉल बॉक्सेस को। लेकिन अगर कोई ऐसा आपके पास ईसीजी आती है किसी पर्सन की जो है ही एरिदमिक, यानी कि उसमें रिदम ही नहीं है। अगर एक ए आर आर के दरमियान फर्ज करें है फासला 4 बॉक्सेस का और दूसरी आरआर के दरमियान फासला है 3 बॉक्सेस का और अगली में फिर 5 बॉक्सेस का आ जाता है, तो फिर आप किसको रेफरेंस बनाएँगे? फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस कौन से 2 आरआर के दरमियान मैं बॉक्स कैलकुलेट करूँ और वहाँ से मैं रिदम निकालूँ। तो अच्छा हमारे लेवल पर तो टीचर्स यही कहते हैं कि आपने जब अगर पेपर में आए तो सिंपल ये कह देना है कि जो ईसीजी है वो एरिदमिक है और क्योंकि वो एरिदमिक है तो हम उसका रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये तो हो गई सिंपल बात जो आपने पेपर्स में लिखनी है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि आपको इस सेशन का कुछ फ़ायदा भी हो और आप बुक से बाहर की भी कुछ चीज़ें सीखें। तो अगर आपके पास कोई ऐसी ईसीजी आती है जिसका रिदम ही नहीं है, वो एरिथमिक ईसीजी है, तो आपने क्या करना है पहले 6 सेकंड्स के अंदर जितनी आर वेव्स आपके पास आ रही हैं, उनको कैलकुलेट करना है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ। मिसाल के तौर पे मैं ये बात दोबारा रिवाइज करता हूँ कि मैंने कहा पहले 6 सेकंड्स में जितनी आर वेव्स आए। 1 सेकंड में हमने पहले बात की थी कितने बॉक्सेस गुजरते हैं? 5 बॉक्सेस जो हैं वो गुजर जाते हैं। 1 2 3 4 5। 1 सेकंड में गुजरते हैं 5 बॉक्स। तो आपने कितने बॉक्सेस कैलकुलेट करने हैं? आपने 6 सेकंड्स में आपके पास आ जाएंगे 30 लार्ज बॉक्सेस। आपने देखना है 30 लार्ज बॉक्सेस में आपके पास कितने आर वेव्स जो हैं वो आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास 30 बॉक्सेस में आते हैं 10 आर वेव्स। तो आपने इस 10 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ और हार्ट रेट कितना निकल आएगा? 100। ये एक अप्रोक्सीमेट वे है उन ईसीजीज का कैलकुलेट करने का जिनका हमारे पास रिदम नहीं हुआ करता। ये रिदमिक का तो बड़ा आसान सा हमारे पास फॉर्मूला था। कोई हमें एज सच तंग होने की जरूरत ही नहीं थी। हमने कहा 2 आर के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको देखो, बॉक्सेस गिनो
और अगर बड़े बॉक्सेस गिने हैं तो उसको 300 से डिवाइड करो, और अगर आपने स्मॉल बॉक्सेस गिने हैं तो उसको डिवाइड कर दो 1500 के साथ। उम्मीद है ये आपको रिदम और रेट की ये जो दो बातें थी ये समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं, हाँ थोड़ा सा इसमें ये देख लेते हैं कि अगर आपके पास बिग स्क्वेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब 3 से कम आते हैं अगर आपके पास बिग स्क्वेयर, तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास हार्ट बीट जो है वो 100 से ज़्यादा होगी, और इसको हम कहेंगे टैकिकार्डिया, जैसे कि ये ईसीजी इसमें आप देख भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बिग बॉक्सेस जो हैं वो 5 से ज़्यादा आ जाते हैं तो ऐसे केस में आपका हार्ट रेट बहुत स्लो है, और इसको हम कहें तकरीबन 60 बीट से भी कम होगा, और इसको हम कहेंगे ब्रेडिकार्डिया। अब आपको इतना तो पता होगा कि टैकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ईसीजी के साथ। यहाँ पर हमारा आज का टाइम जो है वो ख़त्म हुआ है, और मैं आपको दोबारा लिंक जो है शेयर करता हूँ, और जल्दी से आप दोबारा ज्वाइन कर लें।